Alright, so the unshakable aircraft carrier of India, the gateway to Southeast Asia and the guardians of the Strait of Malacca कहे जाने वाले इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी, एक केस अभी हाल ही में सामने आया है जिसने कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों की एक हिपोक्रेसी एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि हर बात पे जब हमारे देश में कुछ होता है, कुछ बिगड़ता है, माहौल बिगड़ता है, तो हम सभी लोग सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लेते हैं और सरकार को सवाल पूछते हैं। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो जनता की भी लापरवाही है कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ताली एक हाथ से ही नहीं बजती। ये चीज़ तो आप सभी ने सुनी होगी। और अभी फ़िलहाल रिसेंटली जो अंडमान एंड निकोबार का केस निकल के आया है, इसने कहीं ना कहीं लोगों की एक हिपोक्रेसी, एक डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कि हम लोगों को हाई लेवल की फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन उनकी मेंटालिटी थर्ड क्लास। ऑलराइट, सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इस अंडमान एंड निकोबार पर ये जो मिलिट्री बेस बनाने की कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर मिलिट्री बेसिस बनाने की ज़रूरत ही क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार पे मिलिट्री बेस बनाने की ये जो मांग थी, ये जो एक प्रपोजल था, ये पहली बार दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 90 के टाइम पर पार्लियामेंट में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अंडमान एंड निकोबार भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और यहाँ पर अगर हम लोग अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो हम लोग दुनिया भर के ट्रेड को एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली चाइना का। क्योंकि इंडो चाइना वॉर में हम लोगों ने अक्साई चीन खो दिया था। उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ रही थी। अब चाइना को मिलिट्री के तौर पर हम हरा सकते थे या नहीं हरा सकते थे, वो तो बात की बात थी, लेकिन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस प्रपोजल को उसी टाइम पे एक्सेप्ट करके अंडमान एंड निकोबार में मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया जाता। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से चाइना का 40% से भी ज़्यादा ट्रेड और बाकी के गुड्स इम्पोर्ट होते हैं चाइना के अंदर, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में ही है, अगर वहाँ पर हमने मिलिट्री बेस बना दिए होते तो इंडियन नेवी आराम से उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकती है, जिससे डायरेक्टली चाइना की जो इकोनॉमी है उसे इफ़ेक्ट होगा। लेकिन गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बाकी पॉलिटिशियंस ने इस प्रपोजल को उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया और ये वापस से 20s के टाइम पर उठ कर आया। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार पर फाइनली मिलिट्री बेसेस बनाए गए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमेशा से ऐसे खाली पड़े हुए आइलैंड्स थे। वहाँ पर मिलिट्री बेसेस बनाए गए थे बेसिक लेवल के बाय द ब्रिटिश एम्पायर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पर एक तरफ एलाइड पावर्स थी, यानी कि वो देश जो हिटलर के साथ थे, दूसरी तरफ वो लोग जो हिटलर के खिलाफ थे, जिसमें थे ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, लक्समबर्ग और भी कई सारे देश। और इंडिया भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के बिहाफ में वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा था। वहाँ पे हमारे ब्रिटिश सैनिकों के साथ इंडियन सैनिक भी जर्मन आर्मी से लड़ने के लिए गए थे। अब यहाँ पर एक तरफ जापान जो था, जो कि एक्सेस पावर्स का हिस्सा था, उसने पूरे के पूरे जापान के साथ साथ कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस पर तक कब्जा कर लिया था और वो बर्मा तक आने वाले थे। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अंडमान एंड निकोबार पर एक नेवल बेस इस्टेब्लिश किया, जहाँ से वो काउंटर अटैक कर सके और जापान के अगेंस्ट में काउंटर ऑपरेशंस कर सके। अब आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ गई। उसके बाद हम लोगों ने और बिल्ड करना शुरू किया। अब देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अपने टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में। फिर चाहे हम वहाँ पे ट्रैवल के थ्रू पर, एविएशन के थ्रू पर लोगों के कमाने की बात करें, या फिर हम बात करें वहाँ पे एंट्री टिकट से कमाने की, या फिर वाटर स्पोर्ट्स से कमाने की, या फिर वहाँ के रेस्टोरेंट से कमाने की, या फिर छोटे छोटे बिजनेसेस से कमाने की, गवर्नमेंट को हर साल 500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की वजह से। और इन आइलैंड्स पर ईयर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं और ये नंबर कोविड-19 के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर चाहे आप खूबसूरत समंदर की बात कर लो, या फिर घने जंगलों की बात कर लो, या फिर वहाँ पे मौजूद होटल्स की बात कर लो, वहाँ के एक एनवायरनमेंट की बात कर लो, या कैलुलर जेल, काला पानी की बात कर लो, जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रख के टॉर्चर किया जाता था। अब देखिए, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया है ईरान के द्वारा, तब से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मानो जैसे रुक सी गई है। और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, द ग्रेट सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका भी पूरे तरीके से हिचकिचा गया है, डगमगा गया है।
और इसी को कहते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का अच्छी स्ट्रेटजीज लगाकर फ़ायदा उठाना और अच्छे से उन्हें यूज़ करना। लेकिन उस स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज से जहाँ से दुनिया का 40% ट्रेड होता है, उसके आगे के रास्ते में अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स भी पड़ते हैं जो कि हमारे इंडिया के पास हैं, और हम इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और कई हद तक हम उन लोगों ने उठाया भी है बाय मेकिंग द पेंटागन ऑफ इंडिया देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया ने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ करी है जो इंडिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। मिलिट्री की फील्ड में इंडिया ने वहाँ पर बनाया है इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड जोन, जहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इन तीनों को साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो इसे आप एक तरीके से इंडिया का पेंटागन कह सकते हो, क्योंकि इंडिया के किसी भी पार्ट से, समंदर के किसी भी पार्ट से, फिर चाहे आप अरेबियन सी की बात कर लो, फिर चाहे आप बे ऑफ बंगाल की बात कर लो, इसके किसी भी पार्ट से चाइना को कोई डर नहीं है, चाइना को कोई थ्रेट नहीं है, उनकी इकोनॉमी को कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन जो स्ट्रीट ऑफ मलक्का के पास मौजूद हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, दिस कुड बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर चाइनीज़ इकोनॉमी, क्योंकि अगर जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रोक दिया है, उसके आगे के रास्ते में मौजूद स्ट्रीट ऑफ मलक्का के पास इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर हमने अच्छी मिलिट्री प्रेजेंस बना ली और उसी तरीके से इन स्ट्रीट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दिया, तो दुनिया की इकोनॉमी को चोक करने की पावर इंडिया के पास आ सकती है। यानी कि हम सिर्फ जिस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रोक कर रख दिया था, उस तरीके से इंडिया के पास भी वो पावर, वो पोटेंशियल आ जाएगा पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला पकड़ने का, उसे चोक करने का। एंड दिस कुड बी अ ग्रेट थिंग। इंडिया इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकता है इन फ्यूचर, अगर वहाँ पे मिलिट्री बेसिस को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए। क्योंकि हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है, यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाने की नहीं, बल्कि द ग्रेट अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट की बात हो रही है और मिलिट्री बेसिस को एक्सपैंड करने की बात हो रही है। और तो और चाइना के लिए जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास मौजूद जो कंट्रीज़ है, यानी कि सिंगापुर और मलेशिया और इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ के साथ भारत ने एक ट्रीटी साइन करी, एग्रीमेंट साइन करे हुए बे ऑफ बंगाल और स्ट्रीट ऑफ मलक्का पे पेट्रोलिंग करने के लिए। यानी कि बे ऑफ बंगाल, स्ट्रीट ऑफ मलक्का और इन सारी जगहों पर भारत की जो पेट्रोलिंग है और उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि भारत की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि हम हर किसी के साथ दोस्ती बनाकर चले, और सिंगापुर के साथ भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इस तरीके से ये जो चाइना का जो ट्रेड होता है, उस समंदर पे अगर भारत की अच्छी प्रेजेंस है तो एक तरीके से चाइना की इकोनॉमी की गर्दन हमारे पास है, जिसे हम कभी भी चाहे तो चोक कर सकते हैं, और इसी वजह से चाइना पूरे तरीके से हिला हुआ है। लेकिन अगर हमें सच में ईरान के जैसी पावर और डोमिनेंस हासिल करनी है अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, तो कहीं ना कहीं हमारी जनता को भी कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वहाँ पे मिलिट्री बेसेस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा हार्म हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर मिलिट्री बेस को एक्सपैंड करे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के थ्रू, और ज़्यादा एयरपोर्ट्स और शिप पोर्ट्स को वो लोग एक्सपैंड करें, क्योंकि टूरिज्म के साथ साथ इट्स अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया, और बहुत अच्छी लोकेशन है मेरे हिसाब से। तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज के बाद इन सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन अगर किसी कंट्री के पास है तो वो इंडिया के पास ही है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे, ये किसी और कंट्री के पास भी जा सकते थे, लेकिन ये आए इंडिया के पास। ये उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के पास भी जा सकते थे, लेकिन इन्हें इंडिया के अंडर ले लिया गया, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया के लिए। लेकिन आयरनी ये है, हिपोक्रेसी ये है कि एक तरफ लोग सरकार को कहते हैं कि इंडिया को ग्रेट बनाओ, इंडिया को महान बनाओ, हमें अच्छी फैसिलिटी दो, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दो, अच्छी अपॉर्चुनिटी दो, लेकिन उसके लिए ये लोग खुद कॉरपोरेट कभी भी नहीं करेंगे। वहाँ की जो ट्राइब है, उन लोगों ने इस चीज़ का हवाला देकर कि यहाँ के एनवायरनमेंट का क्या होगा, यहाँ की कोरल लाइफ का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा, यहाँ पे पोल्यूशन फैलेगा, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन फैलेगा, यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन फैलेगा, यहाँ पे एयर पोल्यूशन फैलेगा, इस चीज़ का हवाला देकर मिलिट्री बेस बनने से रोकने के लिए वो लोग वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। जितनी भी ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार पर रहने वाली, अंडमानीज ट्राइब, निकोबारीज ट्राइब और जवारी ट्राइब, इन लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को ख़तरा हो सकता है, इससे जो जंगल है वो पूरे तरीके से साफ़ करने पड़ जाएंगे, इससे वाटर पोल्यूशन फैलेगा, इससे एयर पोल्यूशन फैलेगा, और हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा।
अब देखा जाए तो एक तरीके से उनकी बात भी सही है, क्योंकि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। बट अंडमान एंड निकोबार इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अगर वहाँ पर हमें मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करना है तो कुछ चीज़ें में एडजस्ट हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सरकार की, तो देखिए सरकार ने तो इस देश को आप कह सकते हो बर्बाद किया हुआ ही है, हर मामले में। वुमेन सेफ्टी के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, करप्शन को साफ करने के मामले में, या फिर जॉब देने के मामलों में, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में। पर हर बार सरकार को ब्लेम करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम इंडियंस भी बहुत ज़्यादा महान हैं। सिविक सेंस एक चीज़ होती है ना, वो चीज़ तो हम में बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से इंडियंस का नाम खराब हो गया है ऐसे कुछ गंवार और बेवकूफ़ लोगों की वजह से। लेकिन हम अपने खुद के देश की अगर बात करें ना गाइस, हम चाहते हैं सरकार हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे, लेकिन जब हमें वो फैसिलिटीज़ दी जाती है तो हम आखिर उनका क्या करते हैं? सब अपनी औकात दिखा देते हैं वहाँ पर। इस चीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले 120 करोड़ स्पेंड करके गवर्नमेंट ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई थी और उसका इनॉग्रेशन किया था, उस ट्रेन में कितने लोग चढ़े थे? डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और भी कई सारे फील्ड्स के प्रोफेशनल लोग चढ़े थे। लेकिन उन लोगों का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, जो जाहिलों वाले काम उन्होंने किए वहाँ पर, गुटखे थूके हुए, आइसक्रीम के डिब्बे फेंके हुए, चिप्स के पैकेट फेंके हुए, रैपर फेंके हुए, मतलब लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि हमें कितनी भी हाई लेवल की चीज़ दे दो, हमारी जो थर्ड क्लास सोच है हम उसको कभी नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे। गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या गलती थी बताइए? गवर्नमेंट ने तो 120 से भी ज़्यादा, 120 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे स्पेंड किए ना इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने तो अच्छे से इनॉग्रेशन भी किया, लोगों को ट्रेन में भी चढ़वाया, उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा। लेकिन पब्लिक की जो मेंटालिटी है वो तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो तो खुद ही बदलनी पड़ेगी ना उनको। और पहले दिन क्या हुआ वंदे भारत में? कचरा पड़ा हुआ, गुटखा थूका हुआ, आइसक्रीम के डब्बे फेंके हुए, चिप्स के रैपर फेंके हुए। लोगों ने वहाँ पे टॉयलेट में मतलब फ्लश तक नहीं किया हुआ था, ऐसी हालत थी वहाँ की ट्रेन के अंदर की पहले ही दिन में। ये लोगों की असली मेंटालिटी है। तो लोगों की जब मेंटालिटी ही नहीं बदलेगी तो आखिर सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? खासकर उस सरकार से जो चीख चीख कर कहने के बाद कुछ काम करती है। और ये पहली बार नहीं है, कुछ टाइम पहले बिहार में भी एक केस हुआ था जहाँ पे सड़कों पे जो लाइटें लगाई गई थी रात के टाइम पे, उस लाइट के चारों तरफ छोटे छोटे लोहे के सलियों के जाले वेल्डिंग के थ्रू लगाने पड़ गए थे ताकि लोग रात के टाइम पे लाइट ना चोरी कर सके। यूपी में भी एक केस हुआ था जहाँ पे सरकार ने एक रोड बनाई थी, रोड, लेकिन जिस गांव से वो रोड गुजर रही थी उस गांव के आसपास के जो घर थे, लोग वहाँ पर फावड़े लेकर और बड़े बड़े टोकरे लेकर उस पूरी रोड को खुरेद खुरेद कर वहाँ से सीमेंट निकाल के जाने लग गए। मतलब पूरी की पूरी सड़क की उन लोगों ने ऐसी तैसी करके रख दी, सिर्फ अपने खुद के स्वार्थ के लिए। ये नहीं सोचा कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है, यहाँ से लोग गुजरेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचा। अब यहाँ पे क्या सरकार की कोई गलती थी? इसके अलावा और भी कई सारे इंसिडेंट आए हैं। आपने गंगा रिवर के ऊपर जो अभी दूध डालने का इंसिडेंट है, बेवकूफ़ों को लगता है वो लोग धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका जो बीओडी होता है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है मछलियों के लिए, वो तो दिखता नहीं है। लोग बोलते हैं उसका दूध है, उसकी मर्जी है, तो क्या नदी उसके बाप की लग की गई है कि वो उसमें कुछ भी डालेगा और हम लोग उसको धर्म का हवाला देकर भूल जाएंगे? और धार्मिक जगहों की तो मैं चलिए फिर कभी बात करूँगा, उनका भी एक अलग ही धंधा लग गया है, क्योंकि धर्म एक ऐसा धंधा है जिसमें हर कोई अंधा हो चुका है। मंदिर, मस्जिद, हर जगह के लोग अपना अलग अलग धंधा चला रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रिजेस के ऊपर गुटखा थूका हुआ मिल जाएगा आपको, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है उनके आसपास आपको कचरा मिल जाएगा। लोगों को कचरा फेंकने के लिए फैसिलिटी देंगे, फिर भी बाहर कचरा फेंकते हैं साले। और भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा चाहे हम दिल्ली मेट्रो की बात करें जहाँ पे लोग ओपनली कचरा फैलाते हैं, या फिर हम मुंबई स्टेशंस की बात करें। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, मैं खुद सामने सामने लोगों को देखता हूँ स्टेशन पे कचरे का जो बैग है वहाँ पे गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए एक अलग होता है। लेकिन लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे? ज़मीन पर, स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, पटरियों पे। इसके अलावा रोहतक पास का केस भी आपको पता होगा जहाँ पे कितना गार्बेज फैलाया गया था, कितने चिप्स के पैकेट फेंके गए थे, बॉटलें फेंकी गई थी। इसके अलावा गोवा की बीचेस की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे जो अय्याशियाँ करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे दारू की बॉटलें फेंकेंगे, सिगरेट की डब्बियाँ फेंकेंगे, ड्रग्स के पैकेट फेंकेंगे।
और भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। फिर चाहे आप लोग स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो चलाया जाता है साफ़ सफाई के लिए, वो होने के बाद भी लोगों के अंदर एक चुल मची हुई होती है ना, साफ जगहों को गंदा ना करना। दीवार पे लिखा होता है ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, लोग वहीं पे जाके पेशाब करेंगे जानबूझ के। और साथ ही साथ ताजमहल में भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पे लिखा हुआ है राहुल लव्स प्रिया, प्रिया लव्स सुनील। ये सारे जो चिंदी और छपरी हरकतें करते हैं ना, ये मेंटालिटी जब तक लोगों की बदलेगी नहीं, सरकार भी कुछ नहीं करती रहेगी। सरकार भी हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर मज़े करेगी और हम लोग यहाँ पर इन सारी बेवकूफ़ियों की वजह से उनमें सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे। अब देखिए, ये तो मेरी खुद की पर्सनल फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने निकाल दी। ये मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन थी, ये मैंने निकाल दिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे अगर मिलिट्री बेसिस को स्टैब्लिश कर लिया गया, ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसे कंप्लीट कर दिया गया, तो इसके फ़ायदे क्या होंगे हमारे देश के लिए, आम नागरिकों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास हमारी जो प्रेजेंस है उसके स्ट्रॉन्ग होने से वहाँ का जो ट्रेड है उसके ऊपर हमारी एक पकड़ होगी और मजबूत पकड़ होगी। साथ ही साथ 24/7 की जो सर्विलेंस है वो भी इंडिया करेगा और वॉर के टाइम पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगा, स्पेशली अगर चाइना के साथ हमारी वॉर होती है तो। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया और अमेरिका की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा और दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा, उस तरीके से इंडिया भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करके चाइना की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, जिससे इकोनॉमी भी कई हद तक बूस्ट होगी हमारे देश इंडिया के लिए। और एनिमी भी 2 बार सोचेगा हमला करने से पहले, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक सिग्नल जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर न्यूक्लियर वॉर करने के लिए हर कोई पीछे हटता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद कहा कि वो इस वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। आज के टाइम पे द गेम इज़ अबाउट इंटेलिजेंस, कि किस तरीके से सामने वाले को इस तरीके से फंसा लिया जाए कि हमें जो चाहिए वो भी मिल जाए और कोई वॉर भी ना हो। इसका जवाब है इंटेलिजेंस और इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करना, जो इंडिया अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या वो ट्राइब्स हमारी जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ कोऑपरेट करती हैं या फिर नहीं। हमारा जो मिलिट्री बेस बनाने का वहाँ पे सपना वो पूरा होता है कि नहीं, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो पूरा होता है कि नहीं। कहीं फिर से वहाँ पे राइट्स या फिर वायलेंस देखने को ना मिले इंडिया के मेनलैंड इंडिया की तरह। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए। एंड एक तरह से देखा जाए तो वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसे किसी तरीके से हार्म होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वहाँ के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर मिलिट्री बेसिस बन जाए तो इट विल बी ग्रेट। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो पर, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। क्या सोचता है आप इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस। एंड एट लास्ट, अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में सुना होगा, तो गाइस इस किताब में आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये किताब बहुत ज़्यादा काम की है, स्पेशली उन लोगों के लिए who want to generate a passive income in their life, so it will be very helpful to you guys। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके अमेज़ॉन से इसे खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन पे इस पर 39% का ऑफ चल रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगी ये किताब। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, अमेज़ॉन पर जाकर इस किताब को खरीदिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। तो फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आने वाली वीडियोस में मैं और कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करने वाला हूँ, जिन्हें कवर करने वाला हूँ। स्पेशली ये जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस हो गया ना हिंदू एंड मुस्लिम्स के नाम पे लोगों को भड़काने वाले इन्फ्लुएंसर्स का, इन्हें थोड़ा अच्छे से एक्सपोज करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं जो अंधभक्त लोग होते हैं, जो अंधनमाजी लोग होते हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं अपना लोगों को भड़काने के लिए, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके इस तरीके से कि लोग भी भड़क जाए। उनको थोड़ा अच्छे से एक्सपोज करेंगे गाइस। एंड साथ ही साथ एआई और क्रिप्टो का क्या रोल होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में इस पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ अमेजिंग और आउट ऑफ द बॉक्स लेवल की कंट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हाउ पॉलिटिशियंस आर मोर रिचर देन बिजनेसमैन, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड हाउ चाइना इज स्लोली कैप्चरिंग इंडियन टेरिटरी विदाउट वॉर, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेपाल के जो नए नायक आए हैं बालिन शाह, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।